डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के सैद्धांतिक विषय प्रारंभिक शिक्षा की नवीन प्रयास की क्लास में आप सभी का अभिनंदन है। हम अध्ययन कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में गठित आयोग एवं समितियों का। इससे पूर्व हमने इन समितियों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, एक स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के क्षेत्र में गठित आयोग और एक स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में गठित आयोग। तो अभी हम अध्ययन कर रहे थे स्वतंत्रता के पूर्व गठित आयोग और समितियों का। तो उसके तहत हमने लॉर्ड कर्जन के शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान रहा, क्या नीति बनाई गई, 1904 तक अध्ययन कर लिया था। आज हम स्वतंत्रता के पश्चात भारत में शिक्षा के क्षेत्र में किन किन समितियों का गठन किया गया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इन आयोग और समितियों का अध्ययन करने से पूर्व हम गोखले विधेयक और गोखले प्रस्ताव के बारे में भी जान लेते हैं। 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा केंद्रीय सभा में एक प्रस्ताव लाया गया निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के क्षेत्र में, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बना दिया जाए। इस तरह का एक प्रस्ताव गोपाल कृष्ण गोखले जी ने केंद्रीय सभा में सरकार के समक्ष रखा। सरकार ने इनको आश्वासन दिया कि हम इस पर विचार विमर्श करेंगे और योजना बनाने का प्रयास भी करेंगे। तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा ये प्रस्ताव सरकार के समक्ष 19 मार्च 1910 को रखा गया था। पूरा एक वर्ष बीत जाने के पश्चात भी इस प्रस्ताव पर सरकार द्वारा केंद्रीय सभा द्वारा किसी प्रकार का विचार विमर्श नहीं किया गया, ना ही कोई योजना बनाई गई। तो अगले एक वर्ष बाद गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 16 मार्च 1911 को केंद्रीय सभा में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के क्षेत्र में एक विधेयक लेकर आए, जिसको हम गोखले विधेयक के नाम से जानते हैं। तो इस विधेयक पर सरकार ने इस विचार विमर्श करने हेतु इस विधेयक को प्रांतीय सरकारों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और जन समुदाय के बीच भेजा। 18 मार्च 1912 में इस विधेयक पर केंद्रीय सभा में बहस होती है, जिसमें सरकार की तरफ से इस विधेयक पर तर्क जो रखे थे वो सर हरकोट बटलम ने रखे थे, जिसने इस विधेयक पर बहस की। उसने कहा कि प्रांतीय सरकारें इस विधेयक को लागू करने में समर्थ नहीं है, जन समुदाय द्वारा भी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग नहीं की गई है और भारत में शिक्षित वर्ग के लोग प्रारंभिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने हेतु के समर्थन में नहीं है और सरकार को भी यानी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रशासन में भी समस्या देखने को मिल सकती हैं। इस प्रकार के इसने कुछ तर्क सरकार के समक्ष रखे और 19 मार्च 1912 को इस विधेयक पर मतदान होता है केंद्रीय सभा में, जिसमें कि सरकार की कूटनीति की वजह से ये विधेयक गिरा दिया जाता है। तो ये हमने जाना गोखले प्रस्ताव और गोखले विधेयक, यानी कि ये दोनों ही विधेयक और प्रस्ताव प्रारंभिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने के लिए लाए गए थे, लेकिन लागू नहीं हो पाए। तो आइए अब हम जानते हैं स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किन किन आयोग समितियों का गठन कर रहे हैं। हम यह अध्ययन कर रहे हैं डीएलएड के पाठ्यक्रम में जो विषय वस्तु दी गई है उसके अनुसार। तो 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद होता है ब्रिटिश शासन से और भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन अध्याय का भी उदय देखने को मिलता है। सरकार द्वारा सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में जो आयोग का गठन किया गया वो था उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। उच्च शिक्षा को पुनर्गठन या उसमें विनियोजित करने हेतु एक शिक्षा आयोग का गठन किया जाता है, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। इस शिक्षा आयोग का गठन 1948 में किया गया था और इस शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। उनके नाम के कारण ही इस आयोग को राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आयोग तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में था। 1952 में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया जाता है, माध्यमिक शिक्षा को पुनर्गठन या उसको योजना बनाने हेतु। इसके अध्यक्ष थे लक्ष्मी नारायण मोदालियर, इसके कारण से इसको हम मोदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं।
यहाँ इन दोनों आयोग का गठन के बाद उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में नवीन संरचना का गठन किया जाता है और इसमें सुधारात्मक उपाय लाए जाते हैं। फिर कुछ समय बाद ये महसूस होने लगा कि अगर मैं भारत में के विकास में अगर हमें प्रगति करनी है तो शिक्षा के बारे में हमें अलग अलग स्तरों पे नहीं सोचना है, बल्कि शिक्षा के संपूर्ण स्तर पर सोचना होगा और एक पूरे भारत में एक समान शिक्षा प्रणाली लानी होगी, तभी भारत में का विकास देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए सरकार ने 1964 में एक शिक्षा आयोग का गठन किया। इस शिक्षा आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को किया गया था। इस शिक्षा आयोग में एक अध्यक्ष और 17 अन्य सदस्यों को शामिल किया गया। तो इस शिक्षा आयोग का गठन करने का उद्देश्य था भारत में एक समान शिक्षा प्रणाली लाना, यानी एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना था और शिक्षा के सभी स्तरों पर काम करना और शिक्षा के सभी विभिन्न स्तरों पर क्या क्या योजनाएं बनाई जा सकती हैं, किस प्रकार से कार्य किए जा सकते हैं और संपूर्ण भारत में एक समान शिक्षा प्रणाली किस प्रकार से लागू हो सकती है, इस उद्देश्य से इस आयोग का गठन किया गया। तो इसमें एक सदस्य और 17 अन्य सदस्यों को रखा गया। भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार होनी थी, इसलिए भारत में विभिन्न देशों से महान शिक्षा शास्त्री और शिक्षाविदों को बुलाया गया, उनको इस आयोग का सदस्य बनाया गया। उनमें से प्रमुख देश में से नाम हम लेते हैं तो अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस और रूस के शिक्षा शास्त्रियों के माध्यम से इस राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का निर्माण कराया गया। तो इस शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे श्री दौलत सिंह कोठारी, जो कि उस समय यूजीसी के भी अध्यक्ष थे, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी। इनको ही इस शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इनकी अध्यक्षता में ही शिक्षा प्रणाली का निर्माण किया जाना था। इस शिक्षा आयोग में एक यूनेस्को के सदस्य थे श्री JF मैकडूगल, इनको भी शामिल किया गया। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो शिक्षा प्रणाली भारत में बनाई गई थी, तो इस शिक्षा प्रणाली के द्वारा भारत में कितना विकास हुआ होगा, क्योंकि ये अन्य देशों के शिक्षा शास्त्रियों को माध्यम से तैयार की गई, यानी उनके यहाँ जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य और योजनाएं चल रही थी उनको ध्यान में रखकर और भारत की तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इस शिक्षा समिति का निर्माण होना था। तो इस शिक्षा आयोग को भारत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्य दिए, लक्ष्य बनाए कि आपको इन क्षेत्रों में नई शिक्षा नीति का निर्माण करना है और इन दोषियों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला उद्देश्य था हमारा कि तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा कैसी है, या फिर इस रूपरेखा के कारण भारत में क्या असंतोष व्याप्त है, इसकी जानकारी करें और इसको दूर करने के उपाय भी दें। और उन्होंने कहा कि संपूर्ण भारत में अब एक ऐसी शिक्षा प्रणाली लाई जाए जो सभी जगह समान रूप से लागू हो, इस तरह की शिक्षा प्रणाली को आपको बनाना है। दूसरा उद्देश्य रखा कि भारत में जो वर्तमान आवश्यकताएं हैं, भारत की जो वर्तमान स्थिति है, उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रणाली या शिक्षा नीति बनानी है, जिससे कि भारत के उज्जवल भविष्य का निर्माण हो सकते हैं। हम सब जानते हैं कि किसी भी देश का निर्माण वहाँ की शिक्षा प्रणाली के माध्यम से ही हो सकता है। उच्च शिक्षा प्रणाली होगी, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता उच्च होगी, तो देश का भविष्य भी उच्च होगा। अगला उन्होंने उद्देश्य दिया कि शिक्षा व्यवस्था पर प्रशासन के संबंध में नीतियां बनाना, यानी किस तरह की शिक्षा व्यवस्था होगी, प्रशासन किस तरह से कार्य करेगा, प्रशासन के क्या दायित्व होंगे, सरकार द्वारा कितना सहयोग शिक्षा प्रणाली के लिए चाहिए होगा, इस तरह की नीतियां बनाएं और उसके संबंध में सुझाव भी दें। तो इस शिक्षा आयोग ने इन सरकार के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अपनी कार्यक्रम की पंचमुखी योजना बनाई, जिसे हम शिक्षा आयोग का पंचमुखी कार्यक्रम के नाम से भी जानते हैं। तो इन शिक्षा शास्त्रियों ने इस आयोग और अध्यक्ष ने मिलकर एक शिक्षा कार्यक्रम की योजना बनाई कि इस कार्यक्रम के अनुरूप हम भारत में शिक्षा के उद्देश्य को, शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इस शिक्षा आयोग के द्वारा भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने हेतु क्या क्या कार्यक्रम बनाए गए थे।
शिक्षा आयोग ने शिक्षा के उद्देश्य तथा लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु पंचमुखी योजना बनाई। आइए हम उसका अध्ययन करते हैं। इन्होंने पहला अपना प्लान बनाया कि शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि की जाए, यानी ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाई जाए जिसके माध्यम से देश के उत्पादन में वृद्धि हो सके। माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर व्यवसायिक और टेक्निकली शिक्षा को हमें लाना होगा। दूसरा उन्होंने अपना योजना बनाई, दूसरी योजना कि शिक्षा द्वारा सामाजिक राष्ट्रीय एकता का विकास हो सके, यानी ऐसी शिक्षा विषयों को शामिल किया जाएगा इसमें जिससे कि सामाजिक राष्ट्रीय एकता का विकास किया जाए। शिक्षा द्वारा प्रजातंत्र में सुदृढ़ता लाई जाए, यानी ऐसी शिक्षा प्रणाली लाई जाए जिससे कि मजबूत प्रजातंत्र लोकतंत्र का निर्माण हो सके। शिक्षा के माध्यम से आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। और अगला उन्होंने अपना योजना, जो पांचवा उन्होंने अपनी योजना बनाई वो इस प्रकार थी कि सामाजिक नैतिक मूल्यों आदि और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास हो सके, यानी शिक्षा के द्वारा लोग, यहाँ के लोगों में सामाजिक नैतिक मूल्यों आध्यात्मिक मूल्यों का विकास किया जाए। ऐसी शिक्षा नीति को, ऐसे शिक्षा बिंदुओं को इस शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जाएगा। तो इन 5 कार्यक्रमों को ध्यान में रखकर शिक्षा आयोग ने एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया। इस शिक्षा आयोग ने काम करने से पहले भारत शिक्षा आयोग के सभी सदस्य भारत के सभी राज्यों में और एक स्टैटिकल डाटा एकत्रित करने के लिए गए। इन्होंने सभी राज्यों के विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं से शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों का इंटरव्यू या साक्षात्कार किया, प्रश्नावली तैयार कर साक्षात्कार किया और प्राप्त सांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर विचार विमर्श किया कि शिक्षा, अगर हमें भारत में शिक्षा के द्वारा विकास करना है, शिक्षा का विकास देखना है तो हमें शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर नीति बनानी होगी, क्योंकि इस आयोग ने महसूस किया कि शिक्षा के प्रत्येक अंग कहीं ना कहीं एक दूसरे को शक्तिशाली ढंग से प्रभावित करते हैं। जैसे कि अगर हमें उच्च विद्यालयों या फिर विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता को देखना है तो हमें माध्यमिक विश्वविद्यालय के स्तर पर ही शिक्षा की गुणवत्ता को सही करना होगा। अच्छे माध्यमिक विद्यालय होंगे तभी उच्च शिक्षा के स्तर पर उच्च शिक्षा प्रदान की जा सकती है। और अच्छे माध्यमिक विद्यालय, गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक विद्यालय तभी हो सकते हैं जब प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता उचित ढंग की हो, यानी कि शिक्षा का हर स्तर कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है, इसलिए हमें शिक्षा के सभी स्तरों पर काम करना होगा। इस तरह से उन्होंने अपनी एक नीति तैयार की और शिक्षा के सभी स्तरों पर योजना बनाई। इस योजना को फाइलबद्ध करके तत्कालीन शिक्षा मंत्री MC छागला को 26 जून 1966 को सौंप दिया। जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी, इस रिपोर्ट का नाम इन्होंने एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट रखा था, यानी कि शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। तो ये इस शिक्षा आयोग की रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट को कोठारी आयोग ने 3 भागों में डिवाइड किया था, यानी 3 भागों में डिवाइड करके शिक्षा के सभी पहलुओं पर सुझाव और सिफारिशें की गई थी। तो पहले भाग में इन्होंने शिक्षा के सभी स्तरों की शिक्षण व्यवस्था एवं उनका पुनर्गठन किया, शिक्षा के लक्ष्य, शिक्षा का स्वरूप और शिक्षकों की समृद्धि के संबंध में नियम बनाए हैं और बालकों के प्रवेश संबंधी भी नियम इन्होंने पहले भाग में बनाए थे। रिपोर्ट के दूसरे भाग में उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के संबंधी नियम और सुझाव बनाए हैं। तीसरे भाग में शिक्षा का प्रशासन किस प्रकार से किया जाएगा, इसका आयोजन कैसे होगा, शिक्षा के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था का स्वरूप किस तरह का होगा और इससे संबंधित सुझाव और समाधान दिए हैं। तो इस तरह से कोठारी आयोग ने शिक्षा की रिपोर्ट को 3 भागों में डिवाइड करके सरकार को दिया। तो आइए हम देखते हैं कि इस रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में कोठारी आयोग द्वारा क्या क्या सुझाव दिए गए हैं। तो सबसे पहले कोठारी आयोग ने शिक्षा के स्तर की संरचना बनाई, यानी कि ऐसी संरचना बनाई कि शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर काम किया जा सके। तो उन्होंने संरचना बनाई। इन्होंने कहा कि 1 से 3 वर्ष तक की बालक को पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाए, यानी कि विद्यालय पूर्व शिक्षा का प्रावधान उन्होंने रखा कि ये 1 से 3 साल तक का होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि 4 से 5 वर्ष तक निम्न प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए, यानी कि 4 से 5 साल तक की शिक्षा निम्न प्राथमिक स्तर पर प्रदान की जाए। उसके बाद इन्होंने
3 वर्ष का उच्च प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम रखा, यानी 3 वर्ष तक की उच्च प्राथमिक की शिक्षा बालक को प्रदान की जाए। 2 या 3 वर्ष तक की निम्न माध्यमिक शिक्षा का प्रावधान रखा और 2 से 3 वर्ष तक का उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का प्रावधान रखा, यानी कि कुल इस तरह से उन्होंने 10 साल तक की शिक्षक संवर्धना का एक प्रारूप तैयार किया। इन शिक्षा स्तर की संरचना में भाषा, इन्होंने कहा कि 1 से 4 तक की कक्षा में जो भाषा है वो क्षेत्रीय भाषा या प्रादेशिक भाषा ही रहेगी। 5 से लेकर 7 तक की क्लास में 2 भाषाएं होंगी, एक प्रादेशिक भाषा और एक हिंदी भाषा, यानी क्षेत्रीय भाषा जो बच्चे की भाषा है वो, और एक हिंदी भाषा को उन्होंने यहाँ रखा। 8 से लेकर 10 तक की कक्षा से ऊपर उन्होंने 3 भाषा का सूत्र रखा, जिसे हम त्रिभाषी फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, यानी कि बच्चे को प्रादेशिक भाषा के साथ साथ यानी क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ निम्न स्तर की हिंदी या निम्न स्तर की अंग्रेजी और एक कोई यूरोपीय भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इस तरह से इन्होंने विभिन्न कक्षा स्तरों पर भाषा का फॉर्मूला रखा है। इन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की आयु 6 वर्ष रहेगी तथा इन्होंने माध्यमिक स्तर पर 2 तरह के विद्यालयों की संरचना का सुझाव दिया कि 10 वर्ष तक की हाई स्कूली स्तर की शिक्षा और 12 साल तक की हायर सेकेंडरी स्कूल तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये उन्होंने माध्यमिक स्तर पर दो संरचना दी। उच्च स्तर पर यानी विश्वविद्यालय स्तर पर उन्होंने कहा कि प्रथम स्नातक कोर्स यानी प्रथम डिग्री इनको 3 वर्ष की प्रदान की जाए, द्वितीय डिग्री इनको 2 वर्ष की या 3 वर्ष की प्रदान की जाए और 2 या 3 वर्ष का अनुसंधान का कार्यक्रम भी रखा जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने शिक्षा की संरचना बनाई शिक्षा प्रणाली में। अब हम देखते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए या शिक्षा के क्षेत्र में इस आयोग ने क्या क्या सिफारिशें दी हैं। द्वारा शिक्षा प्रणाली बनाने हेतु शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या क्या सुझाव दिए हैं। तो इन्होंने कहा कि सन 1975-76 तक देश के सभी बच्चों हेतु 5 वर्ष तक की उत्तम शिक्षा की व्यवस्था की जाए, यानी कि जो 1966 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, इस रिपोर्ट के लगभग 10 वर्षों तक हम 5 साल तक भारत के सभी बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान कर सकें, ऐसी शिक्षा नीति हमको बनानी है। 1985-86 तक अगले 7 वर्षों तक प्राथमिक शिक्षा बच्चों को दी जा सके, ऐसी योजना को हमको पूर्ण करना होगा, क्योंकि संविधान लागू हुआ तब संविधान के समय भी शिक्षा के संबंध में कुछ लक्ष्य रखे गए थे। उन लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु इस शिक्षा आयोग ने सिफारिशें की। इन्होंने शिक्षा आयोग ने कहा कि प्राथमिक स्तर पर 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, ऐसा शिक्षा का नियम लागू किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में अगला कहा इन्होंने कि अपव्यय व अवरोधन को कम करने का प्रयास किया जाए। अपव्यय अवरोधन मतलब कि अपव्यय का मतलब होता है कि एक ही कक्षा में बच्चे को बार बार रोके रहना, यानी कि बच्चे का फेल हो जाना। अवरोधन का मतलब है कि अपव्यय का मतलब है कि बच्चे ने पढ़ाई की और कुछ समय बाद विद्यालय छोड़ दिया, ड्रॉप आउट हो गया, ये हो गया हमारा अपव्यय। अवरोधन का मतलब है कि बच्चों को एक ही कक्षा में रोके रखना। तो इसको कम किया जाए, इसको कम करने का प्रयास किया जाए, इसके संबंध में नीति बनाई जाए। शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया कि लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी के जो विद्यालय हैं वो बच्चे के घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर लोअर प्राइमरी और लगभग 3 मील की दूरी पर अपर प्राइमरी होना चाहिए, यानी कि प्राथमिक विद्यालय और खोले जाएं। अल्पकालीन शिक्षा की व्यवस्था की जाए, यानी कि जो बच्चे निम्न शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यवसाय करना चाहते हैं उन बच्चों हेतु अल्पकालीन शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया है कि कक्षा 10 तक एक समान पाठ्यक्रम को लागू किया जाए, यानी एक कक्षा 10वीं तक पूरे भारत में एक समान पाठ्यक्रम लागू हो, इसमें डिवाइडेशन ना किया जाए।
पाठ्यक्रम में कार्य अनुभव और समाज सेवा को भी जोड़ा जाए, यानी कि वर्क एक्सपीरियंस को और समाज सेवा की भावना को पाठ्यक्रम के माध्यम से दिया जाए। इसके संबंध में कुछ नीतियां कुछ कार्यक्रम चलाने चाहिए, जैसे कि हमने देखा है कि विश्वविद्यालय स्तर पर एनएसएस, कॉलेज स्तर पर एनएसएस और एनसीसी में से किसी एक को लेना अनिवार्य होता है। तो इसके माध्यम से बालक में समाज सेवा की भावना का विकास होगा, राष्ट्रीय एकता की भावना का भी विकास होगा। पाठ्य पुस्तकें हैं जो है वो एनसीईआरटी के सिद्धांतों के आधार पर तैयार किया है, यानी कि एनसीईआरटी की पुस्तकों को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना और एनसीईआरटी के की सिद्धांत के आधार पर ही पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जाए। स्त्री शिक्षा के संबंध में इन्होंने कहा कि बालिका हेतु अलग से विद्यालय भी खोले जाएं, जिससे कि बालिकाओं की शिक्षा के स्तर में सुधार हो सके। केंद्र सरकार द्वारा बजट का 6% भाग शिक्षा के क्षेत्र में व्यय किया जाए, यानी 6% बजट का भाग शिक्षा के क्षेत्र में व्यय किया जाएगा, ऐसी व्यवस्था की जाए। प्रांतीय सरकार भी अपने बजट में शिक्षा के क्षेत्र में व्यय करने हेतु प्रावधान रखे, इस तरह का उन्होंने सुझाव दिया। शिक्षा का संपूर्ण जो तो दायित्व वो एनसीईआरटी को सौंप दिया जाए और शिक्षा के क्षेत्र में नवीन विधियों को, शिक्षण विधियों को प्रचार करने के लिए कार्यशाला, सेमिनार, परीक्षण तथा प्रदर्शनों का आयोजन किया जाए, जिससे कि नवीन शिक्षण विधियों का उपयोग हो सके और उसमें सुधार भी लाया जा सके और शिक्षा के क्षेत्र में इन शिक्षण विधियों का उपयोग भी किया जाए। शिक्षण विधियां कैसी हो, क्रियापरक हो, रोचक हो, रुचिपूर्ण हो, ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए शिक्षण कार्य करते समय। और यूजीसी द्वारा शिक्षण विधियों में सुधार हेतु एक समिति का गठन भी किया जाए, जिसके माध्यम से वर्तमान जो शिक्षण विधियां में सुधार हो सके और नई शिक्षण विधियों का भी निर्माण किया जा सके। शैक्षिक अवसरों की समानता, यानी कि भारत के प्रत्येक निवासी को शैक्षिक अवसरों में समानता दी जाए, किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, जाति या लिंग समुदाय के आधार पर सबको समान शिक्षा प्रदान की जाए, ऐसी शिक्षा प्रणाली में बनाई जाए या वैसे शिक्षा प्रणाली में इस नीति को लागू किया जाए। यानी संविधान में जो उद्देश्य थे उन उद्देश्यों को ही पूर्ति भी हमें इस राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के माध्यम से करनी है। मूल्यांकन, यानी कि जो मूल्यांकन किया जाए वो उसके लिए जो विधियां हैं वो वस्तुनिष्ठ हो, विश्वसनीय हो और व्यवहारिक हो। यानी मूल्यांकन क्या ऐसा हो कि बच्चे में डर पैदा ना करे, यानी कि विश्वसनीय और व्यवहारिक तरीके से मूल्यांकन लिया जाए। इन्होंने ये भी कहा कि कक्षा निम्न प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद जिला स्तर पर बाह्य परीक्षा का आयोजन भी कराया जाए। शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु शिक्षण विशिष्ट विद्यालय और शिक्षा विभागों की स्थापना की जाए, शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए। प्राइमरी स्तर पर 2 वर्ष का इन्होंने प्रशिक्षण का टाइम पीरियड रखा है, 2 वर्षीय प्रशिक्षण प्राइमरी विद्यालय हेतु दिया जाए। माध्यमिक विद्यालय हेतु 1 वर्ष का शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान किया जाए और बाद में इसकी अवधि 2 वर्ष की कर दी जाए। इस तरह का उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण का प्रावधान रखा। उच्च विद्यालय पढ़ाने हेतु एमएड की योग्यता और साथ में प्रास्नातक विषय, किन्हीं 2 प्रास्नातक विषयों को भी शामिल किया जाए। इस तरह से उन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था की। साथ ही प्रत्येक राज्य में राज्य शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना भी की जानी चाहिए, जिससे कि शिक्षणों की गुणवत्ता में सुधार हो सके। तो इस तरह से, और उन्होंने ये भी कहा कि माध्यमिक स्तर पर कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कृषि शिक्षा को भी जोड़ा, जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में भी प्रसार किया जाए, जिससे कि वर्तमान समय में चल रही समस्या का भी समाधान हो सके। तो ये था कोठारी आयोग द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य बिंदु मैंने आपके समक्ष रखे हैं कि क्या क्या उन्होंने सुझाव और सिफारिश की थी और इन सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार द्वारा सन 1968 में एक नई शिक्षा नीति का निर्माण किया गया था। कोठारी आयोग के संपूर्ण सुझावों को इस केंद्र सरकार द्वारा माना गया और इनके संपूर्ण सुझावों को इन्होंने राष्ट्र की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में इसको इन सुझावों को उन्होंने रखा है। यहाँ मैंने आपको मुख्य सुझावों के बारे में बताया है, बाकी अन्य सुझाव भी शिक्षा समिति द्वारा दिए गए हैं। तो ये था आज का कोठारी आयोग। यहाँ कोठारी आयोग खत्म हो गया। अगली क्लास में हम नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और 1968 के पश्चात 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही।